कभी सोचा है कि ये जो पानी, हवा, जमीन है, क्या ये सच में हमें कुदरत से मिले मुफ्त तोहफे हैं? हम में से ज्यादातर लोग शायद हाँ ही कहेंगे। पर यही एक छोटी सी सोच, एक गलत फहमी हमारे पूरे प्लानेट को एक बड़े खतरे में डाल रही है। चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या रिसोर्सेस यानी कि हमारे संसाधन नेचर का फ्री गिफ्ट हैं? आमतौर पर तो हम यही मानकर चलते हैं, है ना? लेकिन असलियत ये है कि ये सोच सिर्फ गलत नहीं बल्कि खतरनाक है। और इसी एक गलत फहमी की वजह से आज हम एक ग्लोबल क्राइसिस, एक वैश्विक संकट के मुहाने पर खड़े हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये फ्री गिफ्ट्स नहीं है तो कोई भी चीज रिसोर्स बनती कैसे है? चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ किसी चीज के मौजूद होने से कहीं ज्यादा पेचीदा है। देखिए, परिभाषा तो बड़ी सिंपल सी है। कोई भी चीज जो हमारे काम आए, हमारी जरूरतें पूरी करे, वो एक रिसोर्स है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो उन 3 शर्तों का है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो किसी भी चीज को रिसोर्स बनने के लिए 3 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसे निकालने की। दूसरा, उसे निकालना और इस्तेमाल करना फायदे का सौदा होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल हो। और तीसरा, सबसे जरूरी, हमारा समाज उसे एक काम की चीज माने, उसे कल्चरल एक्सेप्टेंस मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि रिसोर्सेज हमें बस मिलते नहीं हैं, उन्हें बनाया जाता है। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी समझ से किसी भी चीज को एक कीमती रिसोर्स में बदल देता है। यानी हम सिर्फ यूजर नहीं, हम रिसोर्स मेकर भी हैं। अब देखते हैं कि जब हम इस पूरी प्रोसेस को भूल जाते हैं और रिसोर्सेस को फ्री का माल समझने लगते हैं तो होता क्या है। इस फ्री गिफ्ट वाली सोच की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इस सोच ने 3 बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं। पहली, कुछ लोगों के लालच के लिए रिसोर्सेस का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ और वो खत्म होने लगे। दूसरी, ये रिसोर्सेस कुछ ही हाथों में जमा हो गए, जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट गया। और तीसरा, इन सब का नतीजा हुआ एक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और ना जाने क्या क्या। गांधी जी ने ये बात बहुत पहले ही कह दी थी। उन्होंने कहा था, धरती के पास हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए कुछ नहीं। और सच कहूं तो जरूरत और लालच का यही फर्क आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। पर बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं है। जब समस्या सामने आई तो दुनिया भर में इसका हल ढूंढने की कोशिशें भी शुरू हुईं। एक तरह की ग्लोबल जागृति आई कि भाई हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा। और वो बेहतर तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। इसका मतलब बड़ा सीधा है, आज की अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन ऐसे कि आने वाली पीढ़ियों को उनकी जरूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो। आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाना। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। 1974 में शूमाकर की किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचारों की झलक थी। फिर 1987 में ब्रुंडलन रिपोर्ट ने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को पॉपुलर किया। और 1992 का रियो अर्थ समिट तो एक मील का पत्थर था। इसी रियो समिट में एजेंडा 21 सामने आया। इसके लक्ष्य बहुत बड़े थे। पर्यावरण को हो रहे नुकसान से लड़ना, गरीबी और बीमारियों को मिटाना। और ये सब कैसे होगा? ग्लोबल कोऑपरेशन से, सबकी साझी जिम्मेदारी से। अब भारत जैसे बड़े और डाइवर्स देश में तो रिसोर्स प्लानिंग और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसका एक पूरा प्रोसेस है। पहला स्टेप, पूरे देश में पता लगाओ कि कौन से रिसोर्सेज कहां और कितने हैं, एक पूरी लिस्ट बनाओ। दूसरा स्टेप, इन रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करने के लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें सही टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस हों। और तीसरा, इस पूरे प्लान को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन करो। चलिए इस सारी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। बात करते हैं हमारे सबसे बेसिक रिसोर्स की, जमीन की, हमारी साझा जमीन। भारत की जमीन को देखें तो इसमें काफी वैरायटी है। करीब 43% हिस्सा मैदानी है, जो हमारी खेती और इंडस्ट्री की जान है। 30% पहाड़ हैं जहां से हमारी नदियां निकलती हैं और टूरिज्म भी फलता फूलता है। और बाकी 27% पठारी इलाका है, जो खनिजों और फॉसिल फ्यूल्स का खजाना है। अब एक जरूरी बात, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए देश के कम से कम 33% हिस्से पर जंगल होना चाहिए। ये एक तय पैमाना है, पर असल में हमारे पास कितना है? सिर्फ 23.45%। ये जो लगभग 10% का गैप है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी।
तो हमारी जमीन की क्वालिटी गिर क्यों रही है? इसकी वजह साफ है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन, जानवरों की ओवरग्रेजिंग, माइनिंग और क्वारिंग, खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी देना यानी ओवर इरिगेशन, और इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, ये सब मिलकर हमारी जमीन को बंजर बना रहे हैं। और ये प्रॉब्लम हर जगह एक जैसी नहीं है। अलग अलग राज्यों में वजह भी अलग अलग हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ओवर इरिगेशन सबसे बड़ी वजह है। इससे जमीन में पानी भर जाता है और नमक ऊपर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में माइनिंग के लिए जो जंगल काटे गए हैं, वो लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण है। तो सवाल यह है कि इस नुकसान को रोकने के लिए, हमारी जमीन को बचाने के लिए हम कर क्या सकते हैं? चलिए अब सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। इसके कुछ जाने माने तरीके हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, जानवरों की चराई को सही तरीके से मैनेज करना, शेल्टर बेल्ट्स बनाना, माइनिंग एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखना और इंडस्ट्रीज से निकले कचरे को सही से ट्रीट करके डिस्पोज करना। एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है कंटोर प्लोइंग यानी समोच्च जुताई। इसमें होता यह है कि पहाड़ी ढलानों पर जमीन की कुदरती ढलान के साथ साथ हल चलाया जाता है। इससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है और कीमती मिट्टी बहकर नहीं जाती। कितना सरल और कितना असरदार। एक और जबरदस्त तरीका है शेल्टर बेल्ट्स। इसमें खेतों के किनारे किनारे पेड़ों की लाइनें लगा दी जाती हैं। ये पेड़ हवा की रफ्तार को तोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी उड़ने से बच जाती है और रेगिस्तानी इलाकों में रेत के टीले भी अपनी जगह पर टिके रहते हैं। तो आखिर में एक सवाल, हमारी 95% से ज्यादा बेसिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, सब इसी जमीन से आती हैं। ये जमीन हम सब की साझी विरासत है, जो हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों को सौंपनी है। तो सवाल ये है कि एक बेहतर पूर्वज बनने के लिए हम आज वो एक कौन सा बदलाव ला सकते हैं जिससे उनका कल बेहतर हो। इस पर जरूर सोचिएगा।